2014 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया, जब आपको बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए दिल्ली बुलाया गया, तो हमारी जो रिसर्च है उसमें पता लगा कि आपको ये नहीं पता था कि बीजेपी का दफ्तर कहाँ है और आपने गूगल मैप का सहारा लिया। बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह की प्रोटोकॉल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, मदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, मैं जब विद्यार्थी परिषद के साथ में काम कर रहा था, हमने शायद कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के उनके किसी कार्यक्रम में साथ खड़े हुए होंगे। जब मैं 20 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रहा था, पश्चिम राजस्थान के हर सीमावर्ती क्षेत्र के हर एक गांव ढाणी के साथ में संपर्क भी था, जुड़ाव भी था, वहां प्रभाव भी था। लेकिन 1993-94 से लेकर के 2013-14 तक, उस 20 साल के कालखंड में कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जोधपुर शहर में भी मैं नहीं गया था, क्योंकि मेरा जो काम था, जो विषय मुझे दिया गया था, उससे इतर काम नहीं करना है, उस संगठन तक ही अपने आप को सीमित रखना। इस तरह की सीख मेंटर्स ने दी थी। तो जब एकाएक मुझे कहा गया कि तुमको दिल्ली में जाना है और आज शाम को जाकर के संगठन महामंत्री जी से मिलना है, मैं जब दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा तो मैंने गूगल किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कहाँ होगा। जब देखा 9-10 अशोका रोड पे कार्यालय है, और मुझे जब उसको लेकर के भी थोड़ा मन में संदेह था कि वहाँ पता नहीं मेरे जैसे अननोन आदमी को घुसने देते होंगे या नहीं, तो मैंने अपने एक मित्र जो विद्यार्थी परिषद में हम लोगों के साथ काम किए थे और अब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, उस समय में आज भी काम करते हैं दिल्ली प्रदेश में, वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, मैंने उनको टेलीफोन करके कहा कि तुम मित्र, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, तुम वहां मुझे मिल जाओ तो मुझे अंदर शायद प्रवेश मिल जाएगा। जरा जोरदार तालियां हो जाए सादगी के लिए। लेकिन एक बात बताइए, सादगी का क्या फायदा? आप सदस्य बन के मंत्री बनते हैं, और मंत्री बन के सांसद बने, और फिर आप जब मंत्री बनते हैं तो घर में लोगों का हुजूम होता है, आप सुरक्षाकर्मी होते हैं, और सुरक्षाकर्मी आपके ही बेटे को रोक कर पूछते हैं कि भाई साहब कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं? 2019 का समय। क्या फायदा ऐसी सादगी का? क्योंकि मेरा पुत्र जो है वो जब 8 साल का था, तभी परिवार की व्यवस्था के तहत वो एकमात्र पुत्र है और उसको हमने दक्षिण भारत में पढ़ने के लिए भेज दिया था। 2019 के चुनाव के बाद का अवसर पहला अवसर था, जब चुनाव के बाद में, या चुनाव के समय तो वो कभी नहीं रहा, लेकिन चुनाव का परिणाम आ गया, और जिस दिन मुझे मंत्री पद, और मैं उससे पहले एक बार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से 2014 से 19 के उस कालखंड में भी मंत्री के नाते काम कर चुका था, लेकिन दोबारा मंत्री के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम करने का जो अवसर दिया था, देश की सेवा करने का अवसर दिया था, वो जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन संयोगवश वो यहाँ था दिल्ली में। क्योंकि वो कभी दिल्ली में नहीं रहा, कभी वो उसको जो है सुरक्षाकर्मी और ये लोग कोई जानते नहीं थे। बाहर बहुत सारी भीड़ थी, जब भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने बाहर भेजा तो उसको भी बाहर निकाल दिया। क्योंकि स्कूल में पढ़ता था और परिवार में इस तरह का प्रोटोकॉल है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक को मोबाइल नहीं मिलेगा, कॉलेज में आने के बाद ही मिलेगा, तो उसके पास में कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। कौन से साल की बात है सर? 2019 की। और कितने बड़े थे वो? 2019 में 19 साल का, 16 साल का था वो। अच्छा। 2003 जनवरी का जन्म है, तो 16 साल के 3 महीने का होगा। उसने बाहर किसी से एक फ़ोन कॉल बोरो किया कि मुझे एक फ़ोन करने दे सकते हैं क्या, और अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया कि मुझे कम से कम घर के अंदर तो घुसा दीजिए, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो उसने बाहर बोला नहीं कि आप घर के बाहर जानते नहीं है कि मेरे पापा कौन है? नहीं, ये केवल एक वाकया नहीं था, उसके बाद भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि उसको गाड़ी को, मैं ड्राइवर के साथ में जा रहा था, जोधपुर के रास्ते पर हॉस्टल से आया था, जयपुर में उतर करके गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी को पुलिस ने रोका, ड्राइवर ने कहा कि तुम ये उनके पुत्र हैं, मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ, जयपुर से कोई मेरे मित्र की गाड़ी जा रही थी, तो पुलिस वालों ने आकर के पूछा कि तुम उनके बेटे हो, ये मैं कैसे मानूं? उसने कहा कि मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। उसने कहा कि क्या तुम उनके सगे बेटे हो? वो छोटा स्कूल का स्टूडेंट, उसने कहा कि बेटे सगे और दूसरी तरह के होते हैं, ये मुझे आज तक तो पता नहीं था, मैं इसकी जानकारी करूंगा। देखिए, आपकी कुछ बातें जब हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च किया तो पता लगी, आपके पुराने दोस्तों से बात की तो पता चला कि आप बड़े इस चीज़ को लेकर बड़े मशहूर थे कि आप अपने नारों को कुछ फिल्मी गाने, पुराने जो फिल्मी गाने हैं, उनके स्टाइल में बना देते थे। अगर कुछ याद हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब
कुछ पुराने स्टूडेंट फिर भी हम सुनना चाहेंगे। के हैं राजस्थानी आप गानों, सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही सर, प्लीज। राजस्थानी गानों के साथ में जोड़ करके बहुत सारे नारे उस समय छात्र राजनीति के समय में लोग बनाते थे। हम लोग भी उसमें कई तरह के अपने अपने कंट्रीब्यूशन अपनी तरह से करते थे। निकनेम्स के साथ में जोड़ करके नारे राजस्थानी गानों के साथ में आयो रे आयो, तो गज्जू आयो, ऐसे करके बहुत सारे नारे बनते थे। कुछ बता दीजिए, कुछ एक बता दीजिए। मुझे मैंने कहा ना, आयो रे आयो एक राजस्थानी गाना है, उस गाने के ऊपर एक आयो रे आयो गज्जू आयो मेरा निकनेम। और मुझे जोधपुर में, पूरे मारवाड़ में सब लोग आज भी मेरे जो है निकनेम से ही जो मुझे कॉलेज में जिस नाम से पुकारा जाता था गजू बना, उसी नाम से आज भी मुझे पुकारते हैं। शहर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 99.99% कार्यकर्ता आज भी, और शहर में मेरे परिचित सारे लोग आज भी उसी नाम से पुकारते हैं। कोई मुझे मंत्री, नेता, सांसद, ऐसा कोई हमारे यहाँ परंपरा ही अभी तक डेवलप नहीं हुई कि कोई मुझे उस नाम से ऐसा। और इसमें सब एज के लोग हैं? सब एज, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक, जो जिसका जैसा रिश्ता है। अगर छोटे का, अब छोटी उम्र के कार्यकर्ता है वो गजू बना भाई साहब कहते हैं। जो मुझसे बड़े उम्र के हैं वो आज भी फर्स्ट नेम से वैसे ही उसी नाम से बुलाते हैं।